नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री जुड़े हैं, जिनसे हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव के ऊपर जो हरियाणा में अभी हुए हैं और जिसको लेकर काफी बातचीत हो रही है सोशल मीडिया से लेकर समाचारों में। और यहाँ तक कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके भीतर भी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जो जेजेपी है वो कार्तिकेय शर्मा को राज्यसभा सांसद बनाने में कामयाब हो गई है और सारा श्रेय अपने ऊपर ले रही है। साथ में और ये भी कह रही है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में भी सेंधमारी की है। और ये खबरें भी लगातार चल रही हैं कि कुलदीप बिश्नोई का जो वोट है वो कार्तिकेय शर्मा को गया है, एक वोट इनवैलिड हुआ है। उस इनवैलिड वोट को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं बाजार में चल रही हैं। कोई किरण चौधरी का नाम ले रहा है। किरण चौधरी ने हालांकि इसकी निखेधी भी पाई है। ट्विटर पर एक पूरा उन्होंने 3 ट्वीट किए हैं और उस थ्रेड में उन्होंने बताया है कि वो लॉयल हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। लेकिन जो कैंप है उनका वो इस किस्म की बातें भी फैला रहा है कि किरण चौधरी के लिए जो ये सब प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये जो एक कांड गैंग है वो कर रही है। और दूसरा जो कांग्रेस का एक दूसरा जो धड़ा, जो बड़ा धड़ा है, वो भी लगातार इस किस्म की बात कर रहा है कि किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी की लाइन से हटके वो वोट कैंसिल करवाया, जिसकी वजह से अजय माकन जी हारे हैं। हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला चल रहा है इसमें जो सबसे ज्यादा चर्चे तो हालांकि कार्तिकेय की जीत से ज्यादा चर्चे अजय माकन की हार के हैं। तो इस हार को आप कैसे देखते हो? इसको थोड़ा डिकोड करोगे? देखिए मनदीप जी, जो ये कल चुनाव हुआ है, राज्यसभा चुनाव, मैं तो ये सारी चीजें 2004 से देख रहा हूँ। ये बिल्कुल नई बात नहीं है। हरियाणा के अंदर ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई ये बहुत उपलब्धि नहीं है इस तरह हम्म। की हरकतें होना जो कल हुई है, या पिछले 2016 में हुई थी, या 2004 में खुद किरण चौधरी के साथ हुई। हम्म। उस टाइम क्या हुआ था कि 6 विधायकों की वोटिंग नहीं पड़ पाई, किसी का कुछ गड़बड़ हो गया, किसी की कैंसिल होगी, और हम्म। इस तरीके से चौटाला सरकार में वो हार गई। और जो निर्दलीय थे, आपको ध्यान होगा, तरलोचन सिंह, वो चुनाव जीत गए थे। अजय चौटाला भी जीते थे उस टाइम। जी। अब 2016 में क्या हुआ था, 2016 में भी जिस तरीके से सुभाष चंद्रा जीते थे, हम्म। कांग्रेस के जो इतने बड़े बड़े लीडर थे, उनकी क्या भूमिका रही थी। हम्म। मतलब मैं तो हैरान होता हूं कई बार कि किस तरह की पार्टी है ये हम्म। पार्टी है, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये धर्मशाला है, ये क्या है ये। हम्म। 2016 में आप देखिए, हम्म। 16 टिकटें, 16 वोटें। हम्म। कितने सीनियर लीडर्स होते थे उस टाइम कांग्रेस में, 3-3, 4-4, 6-6 बार के एमएलए थे। जी। बोला जी पेन की शाही बदल दी गई। पेन की शाही क्या? आप तो इतने सालों से राज्यसभा में वोट डालते आए हो, क्या आपको इतनी समझ नहीं है क्या? क्या वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी? और जी। गजब देखिए मनदीप भाई, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश में है, पिछला जो 2016 में जब सुभाष चंद्रा जीते थे, हम्म। उस टाइम बहुत बड़े वकील होते थे, आर के आनंद, हम्म। वो भी अदालतों से न्याय हासिल नहीं कर पाए थे। हम्म। न्याय हासिल, वो पेन क्यों, किसने बदला था, आज तक आपको पता है क्या? नहीं, वो इस तो। देश में लोकतंत्र का जनाजा देखिए देखिए आप मनदीप भाई। हम्म। पेन बदल गया विधानसभा के अंदर, हम्म। उसके वोटिंग रूम के अंदर, और एफआईआर भी दर्ज हुई थी, अगर आपको याद हो तो। हम्म। उसका हुआ क्या आज तक? और अब जो बात आ रही है कल के चुनाव में, कल के चुनाव में देखिए क्या हुआ। कुलदीप बिश्नोई पिछले 1.5 महीने से एक रट लगाए बैठे थे कि या तो मुझे अध्यक्ष बनाओ या तो मुझे सीएलपी लीडर बनाओ। सीएलपी लीडर पे उनका ज्यादा फोकस नहीं था, अध्यक्ष का था। हम्म। अध्यक्ष तो एक ही बनेगा, और हम्म। उसका फैसला कांग्रेस में परंपरा है कि भाई हाईकमान करता है, हम्म। वो कर दिया गया। हम्म। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जब तक किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा जब तक कि राहुल गांधी से मेरी मुलाकात ना हो। जी। राहुल गांधी विदेश में थे, सबको पता है, कोई बात नहीं। अब तो उनको आए भी कई दिन हो गए, क्या हम्म। उन्होंने उससे मुलाकात की? हाँ, उसमें पर हेमंत जी ये भी बात चल रही है कि जो अब जो प्रभारी हैं हरियाणा कांग्रेस के, उन उन्होंने उन्होंने समय भी ले लिया था राहुल जी के लिए। 5 बजे का समय मिला था कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात का, लेकिन उन्होंने फिर प्रभारी जी ने वो उसको भी मिसकम्युनिकेट किया। ऐसी खबरें जो कांग्रेस के जो खुद नेता हैं वही पहुंचा रहे हैं उनके बारे में। देखिए मनदीप जी, उस कमरे में ना तो मैं था ना आप थे। जी। और ये चीजें लगातार 3 दिन से आप देखिए कि जब से ये लोग वहां से आए थे वापस रायपुर से, उसी हम्म। होटल के अंदर विवेक बंसल थे, हम्म। उसी ताज होटल के अंदर चंडीगढ़ में, उसी जी। होटल के अंदर अजय माकन थे, उसी होटल के अंदर भूपेश बघेल भी थे, जो जी। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। और इनकी रात को मुलाकात भी हुई है। जी। लोग ये भी कहते हैं कि फोन पे बात कराई गई है। यहाँ मनदीप जी सवाल कुछ और है। जब एक बार मनोहर लाल खट्टर से कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात हो गई गुड़गांव के अंदर, उसके मायने मैं तो उसी दिन समझ गया था हम्म। कि चाहे वो उसके आदमपुर की बात करें चाहे किसी की बात करें, लेकिन जब दो राजनेता मिलते हैं, कोई भी पॉलिटिशियन, तो हम्म। वहां तक सीमित नहीं रहते हल्के की बातों पर। और कुलदीप बिश्नोई ने इस पूरे इसमें एक
जो डील जिसको स्ट्राइक कहते हैं हम, वो उसने की है, और वो ये है कि वो बीजेपी में जाएंगे, और उनकी दो कंडीशन है जिस पे आप कभी समय आएगा तो अपन बात करेंगे। वो कंडीशन उनकी पूरी होगी, परसों फोन पे ही होगी। फोन पे होगी तो उन्होंने अपने क्रॉस वोट कर दिया। अब राहुल गांधी से मिलने ना मिलने का बहुत मतलब है नहीं, क्योंकि 1.5 महीने से वो इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी विदेश में थे, आने के बाद भी समय नहीं दिया। और सियासत में जब आप एक फैसला कर लेते हो ना, तो आपके ऊपर कुछ टाइम लाइन्स भी रहती है। सामने वाले की जरूरत आज है, आप कल नहीं होगी। तो बीजेपी को जो जरूरत थी कल, तो वो कल उसकी जरूरत थी कुलदीप बिश्नोई की। तो उन्होंने कहा कि भैया या तो आप हमें वोट डाल दो, नहीं तो डील कैंसिल है। तो उन्होंने क्रॉस वोट कर दिया सुबह 9:15 9:30 बजे। तो इसमें मुलाकात और ना मुलाकात, अभी तक 10 दिन भी तो यही थे ना, आप मुलाकात करवा देते, और नहीं करवा देते तो फिर कांग्रेस में ऑडेसिटी होनी चाहिए थी। मैं देखिए इस पूरे घटनाक्रम में सबसे जो संदिग्ध रोल है वो कांग्रेस के प्रभारी का मानता हूं जी, सभी जो हरियाणा के विवेक बंसल। हरियाणा के जो प्रभारी है विवेक बंसल, वो जब अगर बाढ़ ही खेत को खाएगी तो खेत का क्या होगा। बिल्कुल। सुबह कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की, इस पर उन्होंने कोई आपत्ति जताई क्या उसी टाइम पे, किसी को बताया? पर मेरी जानकारी ये है, मेरी जानकारी है कि वो बाहर गए थे। उन्होंने कुछ लोग, उन्होंने ये भी कहा कुलदीप बिश्नोई को, मैं एलेज कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं, लेकिन कोई वो उस तरीके से, उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, और वो वोट डाल के चले गए, क्रॉस वोट कर दिया, उनको पता लग गया। अब दूसरी वोट जो स्थगित हुई, मैं और आप इस विवाद में क्यों पड़े, किसकी चल हुई, वहां पर विवेक बंसल जो थे वो किस लिए बैठे हुए थे, वो वोट ही तो चेक कर रहे थे ना। और अगर कोई विधायक वहां बदतमीजी कर रहा था, इट कैन बी एनीबॉडी हूसोएवर इट मे बी, उन्होंने उसको रोका क्या वहीं पर? हाँ, तो और क्या आप तो पार्टी के प्रभारी हो, और क्या उसकी खबर आलाकमान को दी? नहीं दी जी। मिनट टू मिनट रिपोर्टिंग की जो बात होती है ना, आप किस लिए हो वहां पर? हर एक विधायक ने आपको वोट दिखाई है जी। उसके बाद भी अगर कोई वोट कैंसिल होती है तो आप कोई बच्चे तो है नहीं, विवेक बंसल कोई बच्चे तो है नहीं, प्रभारी हैं, खुद भी विधायक रहे हैं। और वहां जब रायपुर के अंदर, जो मेरी जानकारी है, वहां 4 बार रिहर्सल हुआ है वोट कैसे डाली जाएगी जी, और प्रभारी वही थे। नहीं, पर ये बोला जाता है कि प्रभारी सो गए थे रिहर्सल के टाइम पे, प्रभारी सो रहे थे, ऐसे कांग्रेस के विधायक, कई विधायकों ने मुझे बताया फोन पे। मनदीप जी 4 बार रिहर्सल हुई थी, 4 बार सो गए थे क्या? पता नहीं, बोल रहे हैं कि वो वहां पर भी, और 2 लोग वहां पर पहुंचे नहीं थे, एक कुलदीप बिश्नोई का नाम आता है, दूसरा किरण चौधरी का नाम आता है, और इसी वजह से किरण चौधरी का नाम भी बार बार लोग उछाल रहे हैं। नहीं, मैं इसमें मनदीप जी एक बात कहूंगा, देखिए मैं पत्रकारिता में एक बात में बड़ा विश्वास करता हूँ, जिस चीज को मैं प्रूव नहीं कर सकता मैं वो दावा कभी नहीं करता। जो राज्यसभा चुनाव की जो सीक्रेसी का सिस्टम है ना, वो आप देखिए क्या है, इलेक्शन कमीशन से बैलेट आते हैं, और जैसे हमारी चेकबुक होती है उस तरह के बैलेट पेपर रहते हैं, एक काउंटर फाइल होती है। जैसे ही पोलिंग प्रोसेस खत्म होता है, वो जो आपकी फाइल है वो सील हो जाती है सब कुछ। तो मैं, आप और इवन प्रधानमंत्री भी ये नहीं जान सकते कि किसकी वोट कैंसिल हुई है, वो केवल इलेक्शन कमीशन कर सकता है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस विवाद में कभी नहीं पढ़ना चाहूंगा कि वोट किसकी कैंसिल हुई है। इसके लिए अगर कोई सबसे, जो फिएस्को जिसको आप कहेंगे ना, इसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो वो विवेक बंसल है, जिनकी ड्यूटी थी वहां वोट देखने की, और जो इसमें पूरे तरीके से विफल रहे। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आप देखिए, नहीं तो अब तक तो कोई और पार्टी होती। और जैसे कुलदीप बिश्नोई के सस्पेंशन की बात है, इसमें सस्पेंशन का कोई सवाल ही नहीं, इसमें तो एक्सपल्शन होता है। और जो दूसरी बात हमारे कुछ मीडिया के साथी चला रहे हैं कि स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दो, इस क्रॉस वोटिंग में कुलदीप बिश्नोई डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। उनको केवल पार्टी, क्योंकि ये कोई व्हिप का चुनाव नहीं होता राज्यसभा का चुनाव, वो केवल क्या होगा, पार्टी स्पीकर को लिखेगी, और वो कांग्रेस के सदस्य नहीं रहेंगे, वो असंबद्ध सदस्य हो जाएंगे, उनकी विधायकी नहीं जा सकती इसमें। और जहां तक कांग्रेस पार्टी के सस्पेंशन की बात है, इसमें सस्पेंशन नहीं होगा, इसमें एक्सपल्शन होगा। आप समझ रहे हैं बात को, कांग्रेस पार्टी निकालेगी उनको। अब कोई बातचीत की या वापस लाने की तो कोई संभावना है नहीं। और कुलदीप बिश्नोई अब उसी पार्टी में जाना चाह रहे हैं जिसने उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर रखा था, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल। और 2014 में नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी की स्टेज पर क्या किया था, आप शायद वहां थे कि नहीं, मैं था। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से चले, कुलदीप बिश्नोई स्टेज पर थे, मैसेज आया, मुख्यमंत्री के लिए दावेदार कौन थे, घोषित प्रत्याशी थे कुलदीप बिश्नोई, घोषित प्रत्याशी। हिसार में रैली हुई थी जिसमें सुषमा स्वराज आई थी, अगर आपको याद हो तो। और नरेंद्र मोदी के वहां से मैसेज क्या आया कि जब मैं स्टेज पे आऊंगा तो कुलदीप बिश्नोई नहीं होंगे। ये बीजेपी के तमाम नेता बता देंगे वहां पर, जितने भी लोग थे जो आज बड़े बड़े पदों पे। और हुआ ये कि वहां पर कुलदीप बिश्नोई को मोदी के सामने भाषण देने का अवसर नहीं मिला था, अगर आपको याद है। और उस दिन मैंने खबर लिखी थी, उस टाइम मैं भास्कर का एडिटर था यार, मैंने लिखी थी कि सब तो लिख रहे थे कि 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा कर दी, प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए। मैंने लिखा था कि जो गठबंधन है वो वेंटिलेटर पे चला गया।
और 2 दिन में वो गठबंधन टूट गया था। तो आज अगर कुलदीप बिश्नोई उसी पार्टी में जा रहे हैं तो उनको मुबारक, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो निष्ठाओं का खेल है, निष्ठा परिवर्तन का खेल है, 2007 में उन्होंने पार्टी बनाई अपनी हजबा, 2016 में वो कांग्रेस में वापस आ गई और 2022 में आज वो फिर चल पड़े। तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? वो एक बहुत बड़ी डायनेस्टी से आते हैं, उनके सिद्धांत क्या है, उनकी विचारधारा क्या है? हरियाणा के लोगों को सोचना चाहिए ना ये बात। वो ट्विटर पे मजे भी ले रहे हैं, वो प्रॉपर शेर और शायरी भी कर रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या मुशायरा चल रहा है या फिर कोई राजनीति सीरियस, कोई गंभीर राजनीति हो रही है, वो समझ नहीं आ रहा। तो वो भी एक दूसरा, हेमंत जी मैं आपको थोड़ा सा लेके आना चाहूंगा, जो विवाद अभी के लिए तूल पकड़ रहा है वो है वोट किसका कैंसिल हुआ, उसको लेके। और जो आपने बात बोली प्रभारी की, हरियाणा प्रभारी की, तो वो बिल्कुल उनके ऊपर जवाबदेही बनती है कि उनको उसी समय बताना चाहिए था या कोई इन्फॉर्म करना चाहिए था किसने उस इनवैलिड वोट किया है, किसने टिक लगाया है। और इसके ऊपर हालांकि किरण चौधरी ने कहा है कि मीडिया वाले पत्रकार लोग ज्यादा बकवास ना करें, मैं अपने लॉयर से कंसल्ट कर रही हूँ। तो उन लॉयर्स से डर के भी आपको हमको बात करनी है इसमें, तो आपको नहीं, मैं मनदीप जी, मेरी जिंदगी की डिक्शनरी में डर नहीं है। देखिए, हम हैं पत्रकार, हमें तथ्यों पर बात करनी है, और जिस तथ्य को मैं और आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाए उस पे हमें बचना चाहिए। एथिक्स कहती है जो चीज अगर सबूत हमारे पास साबित कर सकते हैं तो आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। लेकिन जिस चीज का सबूत हमारे पास नहीं है, जिसको हम कभी साबित नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारी एक सीमा होगी। तो उस विवाद में हमें क्यों पड़े? हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। लेकिन इस पूरे में जो ये क्रॉस वोट हुई है, एक वो तो सबको उम्मीद थी कि क्रॉस वोट होगी, लेकिन इसमें जो प्रभारी की भूमिका में कह रहा था, कई बार क्या होता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक सीजन्ड आदमी है, पॉलिटिशियन है बहुत पुराने, उनकी कोई ना कोई प्लान बी भी रही होगी जिसमें एक दो इंडिपेंडेंट एमएलए होंगे या कहीं भी होंगे। तो अगर उनको समय रहते ये सचेत कर दिया जाता कि भाई कोई एक वोट कैंसिल होने जा रही है, तो शायद प्लान बी एक्शन में आ जाती। अब हुआ क्या है कि वो प्लान बी भी रहेगी धरी की धरी। अल्टीमेटली नुकसान तो कांग्रेस का ही हुआ है ना मनदीप जी। तो ये सबसे बड़ी, और ये सारा ओनस मुझे लगता है प्रभारी के ऊपर जाना चाहिए जी। अरे आप इस पूरे राज्यसभा चुनाव को आप शुरू से ये बोल रहे थे कि ये जो राज्यसभा चुनाव है वो हुड्डा वर्सेस होल है, तो उसको आप थोड़ा सा खोल के बता देंगे क्या? मनदीप जी, इस चुनाव में देखिए क्या था कि इसमें कांग्रेस और बीजेपी तो रहे ही नहीं। बीजेपी ने किसको सपोर्ट किया? जजपा कहती है कि हमने उनको लेके आए कार्तिकेय जी को। जजपा के पास तो कुल 10 वोट थे, और अगर उनके पास इतना समर्थन था और सारी बातें थी तो वो तो फिर दिग्विजय चौटाला को नहीं बनवा देते राज्यसभा एमपी, बिल्कुल, या किसी और को नहीं बनवा देते। सवाल है, ये बड़ा खेल है, इसको खेला बोलते हैं पत्रकारिता की भाषा में, कि आप एक ऐसे खेलने वाले आदमी को ले आओ जो जरूरत पड़े तो क्राइसिस मैनेजमेंट कर ले। और बीजेपी का पूरे देश के स्तर पे एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस को कैसे वीक करना है। आप कर्नाटका में देख लीजिए कल क्या हुआ है, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या हुआ है, और ये सारी चीजें, उसमें एजेंसीज भी इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें, उसमें मैं और आप नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा क्योंकि वो इस विषय नहीं है। तो कल जो कुछ हुआ उसमें क्या हुआ कि इनको कार्तिकेय को लेके आए। कार्तिकेय की जिस दिन नॉमिनेशन हुई उस दिन अभय सिंह चौटाला जी ने क्या कहा, उनका रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि जजपा ने उनकी जेब में हाथ डाल रखा है, कहा था। और जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन किया उन्होंने क्या कहा कि हम सोच करके फैसला करेंगे। और 9 तारीख की शाम को वो एक मीटिंग करते हैं चंडीगढ़ में और कहते हैं कि जी इन्होंने चौटाला साहब की तिहाड़ में बहुत सेवा की और इसलिए हम नमक का हक अदा करना चाहते हैं। तो क्या अभय सिंह जी को उस दिन नहीं पता था जिस दिन वो उनकी जेब में हाथ डालने की बात कर रहे थे कि उन्होंने सेवा भी की? नमक का शायद नमक उस दिन ना मिली हो जेब में। तो उसमें देखिए, अब दूसरा पक्ष इसमें क्या है कि आज जो चुनाव 2019 का हुआ था मनदीप भाई, उसमें जेजेपी का नारा क्या था कि अब के बार भाजपा यमुना पार। और जब चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद बीजेपी ने इनका समर्थन नहीं मांगा। बीजेपी ने तो बड़े निर्दलीय कांडा के जहाज में बिठा के दिल्ली बुला लिए थे, मुलाकातें होगी। रात को अनुराग ठाकुर को लेकर दुष्यंत चौटाला मिले, याद है आपको, अमित शाह के घर पे, और वहां पर इनकी अलायंस हुआ। उन्होंने अलायंस आपसे समर्थन नहीं मांगा था, इन्होंने दिया। और इनका पूरा चुनाव किस बात पे था? एंटी बीजेपी। और हालत ये थी अनिल विज पे तो मुकदमा कर रखा था मानहानि, आज जो 4 दिन पहले वापस हुआ है। और अब अभय सिंह चौटाला भी, जो दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला है, अजय सिंह चौटाला, उनकी बोलचाल नहीं है परिवार में, दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन अगर वो इकट्ठे हो सकते हैं बीजेपी के साथ आज, तो 2024 में क्यों नहीं हो सकते? इसकी क्या गारंटी है? और उनकी पूरी सियासत किस बात की है? उनकी पूरी सियासत भाजपा के भी विरोध की है, कांग्रेस के भी विरोध की है।
जबकि मैं एक ही बात कहता आया हूं कि वो नेचुरल एलाई है। आज दुष्यंत बीजेपी के एलाई हो सकते हैं, कल अभय सिंह चौटाला क्यों नहीं? उन्होंने परसों क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकते, हम सॉरी कांग्रेस को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आप फिर बीजेपी के साथ क्यों लड़ते हो? ओपन में सपोर्ट करो। तो हरियाणा की सियासत इस राज्यसभा चुनाव में, इसने 2024 में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन थी इसमें, मनदीप भाई जी। तो एक आखिरी, बिल्कुल इसको खत्म ही कर रहे हैं, काफी लंबी बातचीत हो गई, आपने डिटेल में समझा दिया है इस पूरे मामले को राज्यसभा के। इसको नैरेटिव के स्तर पे कैसे देखते हैं? एक नैरेटिव आपने जो दिया उसको डिकोड किया, जो हुड्डा वर्सेस जोल था, जिसमें ये साफ देखने में आया कि जो पूर्व सीएम के परिवार थे, चाहे मतलब मैं, आप नहीं बोल रहे लेकिन मैं सीधे तौर पे बोल रहा हूँ कि उसमें चाहे बंसीलाल का परिवार हो, भजनलाल का परिवार हो, देवीलाल का परिवार हो, देवीलाल की तो काफी सारी ब्रांचें हैं, रंजीत चौटाला, अभय चौटाला और ये दुष्यंत, ये सारे इकट्ठा हुए और एक जिस मालदार आदमी को ये एस्टेब्लिश कर ले गए, और उसमें उस सारे चक्कर में कांग्रेस का ये जो अभी माकन नहीं पहुंच पाए राज्यसभा, और जो डिसिप्लिनरी एक्शन शायद बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक सीएलपी कांग्रेस की तरफ से कोई जारी नहीं हुआ किसी के खिलाफ, ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर नहीं आया, ये सारा कुछ हो रहा है। नैरेटिव के स्तर पे आप कैसे देखते हैं? जैसे कई लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि हरियाणा में कि इससे तो हुड्डा का फायदा हुआ है, क्योंकि एक तो हुड्डा सारे जितने भी ये और छोटे छोटे रजवाड़े किस्म की चीजें उभरी हैं राजनीति में, लोकतंत्र में, परगने किस्म की, जो उन सब के खिलाफ हुड्डा एक शक्तिशाली किले के तौर पे दिखाए जा रहे हैं, लोग हुड्डा वर्सेस जोल कर रहे हैं। कई लोग ये बोल रहे हैं कि जो हुड्डा के जो अपोजिट थे वो अपने आप ही अपनी गलतियों के कारण छूटते जा रहे हैं, और साथ में रणदीप सुरजेवाला को भी ट्रोल कर रहे हैं, जो कि कुलदीप बिश्नोई को कैपेबल प्रेसिडेंट के तौर पे देखते थे, उनके एक बयान को कर। तो आप इन सारे नैरेटिव्स को कहाँ एक समेटना चाहो तो कैसे समेटोगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है मनदीप जी कि कल तक ये था कि हुड्डा बनाम ऑन, इसमें कोई शक नहीं है, सारी पार्टियां बनाम हुड्डा अकेले थे। और अगर इसको आप न्यूट्रल एम्पायर की तरह मैं और आप जो हमारी भूमिका है वो करें, तो उनके जो 29 विधायक जो उनके काबू के थे, उन्होंने तो एक जगह वोट डाल दिया है जी। वो दोनों विधायक जो थे, किरण तो मंत्री भी अपने हिसाब से बनी थी, बाकी भी सारी चीजें, उनका एक अपना कद है, पार्टी में लीडरशिप से प्रॉक्सिमिटी है। कुलदीप बिश्नोई का सबको पता था कि ये है, विवाद है, पहले से है, वो हाईकमान के साथ था, हरियाणा से कम था, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा जी। अब इस चुनाव ने, मनदीप जी एक बात तो तय मानिएगा कि इस चुनाव ने हरियाणा की राजनीति को एक कंफ्यूजन की तरफ जरूर ले जाई है कि आज जजपा लाई है तो कल को क्यों ना इनेलो, अगर मान लो इनेलो की 5-7 सीट आती है 2024 के चुनाव में, या 10 सीट आती है, तो एक तो वो स्पष्ट हो गया कि वो निश्चित तौर पर बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई शक मत रखिएगा, क्योंकि वो कांग्रेस का कभी सपोर्ट नहीं कर सकते, तो सच बात। अब जो भूपेंद्र हुड्डा के सामने चुनौती है, देखिए कहीं ना कहीं कल की जो चीज है उसको किसी ने भी किया हो, नाकामी तो मानी जाएगी, चाहे वो मैनेजमेंट के स्तर पे मानी जाएगी, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन तो रहता है, और ये चिंता का विषय उनके लिए होगा कहीं ना कहीं। अब जो भूपेंद्र हुड्डा की प्रॉब्लम है, उनको ये है कि जो बीजेपी ने हरियाणा को बहुत सक्सेसफुली डिवाइड कर दिया है कास्ट लाइंस के ऊपर, हरियाणा के अंदर पूरा हरियाणा, इतना अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है मनदीप भाई, दर्द होता है जब देखते हैं कि कास्ट लाइन पे हम इतने बट गए हैं कि मेरिट का कोई स्कोप नहीं बचा है किसी भी पार्टी के अंदर। कोई भी फैसला होता है वो कास्ट लाइन पे ही होता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की पोस्टिंग तक वो बात आ चुकी है, सिलेक्शन तक की बात आ चुकी है, जो युवाओं के साथ एक तरीके से हो रहा है। मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब और ज्यादा सजग होके, और ज्यादा, एक तो सभी पार्टियों, सभी कास्ट को, मजबूरी है कास्ट, हरियाणा की सच्चाई है कास्ट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और थोड़ा दिल बढ़ा करके सभी जातियों के प्रतिनिधियों को, मजबूरी है, अपने साथ जोड़ना होगा, इफेक्टिव लीडर्स को जोड़ना होगा, यूथ को जोड़ना होगा, और उनको हेड ऑन लेना पड़ेगा, बीजेपी को भी, एनएलडी को भी, जेजेपी को भी। भूपेंद्र हुड्डा की जो बातचीत का स्टाइल है, भाषण का स्टाइल है, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होती और किसी पे आरोपबाजी भी नहीं करती, जबकि हरियाणा का जो बाकी चुनावी माहौल देखेंगे आप, मनोहर लाल भी डायरेक्ट हिट करते हैं, और कुलदीप बिश्नोई डायरेक्ट हिट करते हैं, अभय चौटाला डायरेक्ट हिट करते हैं, अजय चौटाला डायरेक्ट हिट करते हैं, दुष्यंत भी, यस एग्जैक्टली, एवरीबॉडी इन द फ्रेम। सो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अब जो सबसे बड़ी चीज करनी होगी, एक तो उनको अपना जो कास्ट का बेस है, जो चेहरे साथ होते हैं आदमी के, जो आपके, जिनकी कंपनी में आप जाने जाते हैं, एक तो वो कुछ मजबूत चेहरे अक्रॉस कास्ट जोड़ने पड़ेंगे, और दूसरा जो ये समीकरण जो निकल के आ रहे हैं, जो चुनावी जो मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी जैसा मुद्दा है, हरियाणा के अंदर देश की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी, महंगाई और बहुत सारे मुद्दे, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत ही बड़ा इशू है,
रोहतक के अंदर 2.5 करोड़ की लूट हुई थी, आज तक नहीं पता 2 महीने हो गए क्या हुआ। ऐसा कभी नहीं होता था। बिल्कुल। तो इन सारे मुद्दों पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जनता के बीच में इमीडिएटली जाना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव का समय 2.25 साल ही रह गए। 2.25 साल। और अगर आप अपनी पुरानी परंपरा पे चलेंगे कि मतलब किसी के ऊपर डायरेक्ट मैं हिट नहीं करूंगा या पर्सनली वो नहीं करूंगा, तो वो तो आपको बख्श नहीं रही इस बात को। तो जनता को बेसिकली क्या है कि जनता को ये बताना पड़ेगा, अगर उनको अपना कोई स्थान बनाना है आने वाले चुनाव में, कि वो ही इज द ओनली मैन हु रिप्रेजेंट्स द ट्रू इमोशंस ऑफ हरियाणा, ट्रू एस्पिरेशंस ऑफ हरियाणा। तभी ये सारी बातें उनका जो मुख्यमंत्री पद पर दोबारा जाने की जो स्थिति है वो बन पाएगी। वरना भाजपा ने हरियाणा में देखिए जाट वोटों को सक्सेसफुली कितना वो डिवाइड किया, हमने कितना सक्सेसफुली किया है, और अब भी कोशिश है उनकी। तो इस सारी चीज को सबको समझना होगा कि हम सब अगर हरियाणा के शुभ चिंतक, तो हमें कास्ट से बाहर जाना पड़ेगा, मुद्दों पे लाना पड़ेगा, नाकामियों पे लाना पड़ेगा, एस्पिरेशंस पे लाना पड़ेगा, और लोगों की बात लोगों के साथ करनी पड़ेगी। यही एक तरीका है मनदीप जी, और कोई तरीका मुझे नहीं। जी, शुक्रिया शुक्रिया हेमंत जी, आपने जो मौके की जो स्थिति थी राजनीति की हरियाणा की, उसको डिकोड किया, और साथ में आपने जो राज्यसभा के चुनाव के बाद जो नैरेटिव्स निकल रहे हैं उनको भी नकेल कसने की कोशिश की है, या फिर उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।